हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं ज्योति आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। तो आज हम सोशियोलॉजी का एक मेन टॉपिक देखेंगे जो है बाल श्रम। और बाल श्रम के बारे में जानेंगे कि बाल श्रम क्या है और कानून क्या बनाए गए हैं उस पर और क्या योजनाएं हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाल श्रम पूरे विश्व की समस्या है। इसको समाप्त करने के लिए कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं। बाल श्रम कैसी समस्या है? पूरे विश्व की समस्या है, क्योंकि बच्चों से कार्य पूरे विश्व में कराए जाते हैं और बाल मजदूरी के रूप में उन कार्यों को जाना जाता है, जो इस प्रकार है। कैसे? चलिए जान लेते हैं कि बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं। कौन-कौन से कानून बनाए गए हैं इनके बारे में जान लेंगे। बाल श्रम निषेध कानून 1986 में लाया गया। इसमें बताया गया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे कार्य कराना निषेध है। और फिर कारखाना अधिनियम 1948 लाया गया, क्योंकि कारखाने में जो बच्चे कार्य करते हैं वे बीमारी उनको घेर लेती है। और कारखाना अधिनियम में बताया गया कि बच्चों के लिए कारखानों में कार्य करना अत्यंत खतरनाक होता है, क्योंकि उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं तो उनको बीमार बना ही देता है और उनके वो सांस संबंधी समस्या हो जाती है, जो अत्यंत हानिकारक है। और कई बार बच्चों को बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता है, यानी कि उनके सामने विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब उन्हें चोट लग जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे जब कारखाने में कार्य करते हैं तो अच्छे से उनकी सेफ्टी नहीं हो पाती। इसी तरह आ जाता है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति। इसमें भी यही बताया गया। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 में आई। इसमें बताया गया कि बच्चे छोटे बच्चों से कार्य कराना सही नहीं है। फिर आया राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। इसमें भी यही बताया गया कि छोटे बच्चों से अगर हम कार्य कराएंगे तो उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पेंसिल पोर्टल 1952 भी बच्चों के लिए आया। यह सहायता करता है देश की, नगर की, जिलों की कि बच्चों से कार्य ना कराया जाए। खदान अधिनियम, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कोयले की खदान, जैसे इस तरह ही कई प्रकार की जो खदानें होती हैं, मिट्टी की खदान, कोयले की खदान, तो बच्चे उनमें खोदते हैं और जब खदान का बच्चे कार्य करते हैं तो कई बार मिट्टी उनके ऊपर गिर जाती है, जो उनके लिए जानलेवा साबित होती है। या किसी भी खदान में कार्य करते हैं तो उनके ऊपर ढाल गिर जाती है, तो क्या होता है, उससे उनकी जान को खतरा होता है। तो खदान अधिनियम 2006 में आया। इसमें इसके बारे में पूरी बातें बताई गई हैं। इसी तरह बच्चों के विकास के लिए शिक्षा का अधिकार 2006 आया। ये सारे कानून अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये सारे कानून अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हम सभी को इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम बच्चों को इस दलदल से निकाल कर उनका बचपन उन्हें वापस लौटा सकें। आपको पता भी होगा कि कैलाश सत्यार्थी नाम के एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था छोटे बच्चों के लिए, और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए मिला था। तो उन्होंने बच्चों के लिए अत्यंत कार्य किए कि छोटे बच्चों का शारीरिक शोषण ना हो सके। 5 से 14 साल के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है, क्योंकि 5 साल से जो बच्चे होते हैं, 5 साल से 14 साल तक के बीच के बच्चे जो मजदूरी करते हैं, वे बाल श्रम की श्रेणी में आ जाते हैं। अब हम जान लेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो श्रम करते हैं, उन्हें बाल श्रमिक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा कि 15 वर्ष इसकी आयु तय की। उन्होंने बताया कि 15 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं, वे बाल मजदूरी में आ जाते हैं। बाल श्रम कई प्रकार का होता है। वे बच्चे जो कारखानों में कार्य करते हैं, कार्यशालाओं में कार्य करते हैं, प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं और घरेलू क्षेत्र में कार्य करने वाले बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। गली मोहल्ले के बच्चे आते हैं, जैसे कूड़ा बीनने वाले बच्चे। आपने कई बार देखा होगा, आपके आसपास पड़ोस में भी छोटे बच्चे आपको दिख जाते होंगे जो कूड़ा बीनते हैं। भीख मांगने वाले बच्चे भी इसमें ही आ जाते हैं और फेरी लगाने वाले बच्चे भी इसमें ही आते हैं। भीख मांगने वाले बच्चों को कभी भी भीख नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति, जो गलत व्यक्ति होते हैं, बच्चों का अपहरण करने के बाद उनसे भीख मंगवाने लगते हैं। जब उन्हें भीख मिलती है तो वह क्या करते हैं, अगर भीख नहीं मिलती है तो उनके हाथ पैर काट देते हैं, जिससे कि लोग उन पर दया करके उन्हें भीख दें। और अगर ऐसे भी बच्चों को भीख नहीं मिलती तो वे क्या करते हैं, उनकी स्थिति दयनीय बना देते हैं। और जब उन्हें ज़्यादा भीख मिलती है तो क्या होता है कि अगर हम उन्हें ज़्यादा भीख देते हैं, बार-बार देते हैं, तो क्या होता है कि इस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए कहीं भी आप इस तरह के बच्चे देखें तो आपको हेल्पलाइन नंबर पर सूचित कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो बच्चे होते हैं, वे गलत हाथों में चले जाते हैं। फिर आ जाते हैं इसमें बंधुआ बच्चे, पैसे की खातिर गिरवी रखे गए बच्चे। क्या था पहले के ज़माने में, क्या होता था कि माँ-बाप अगर कहीं से भी कोई भी उधार भी पैसा ले लेते थे और चुकाया नहीं जाता था, तो अपने बच्चों को गिरवी रख देते थे। और जब तक वह मज़दूरी, उनकी जो पैसे थे वो पूरे नहीं होते थे, तब तक बच्चे गिरवी
रहता था। तो ऐसे बच्चे किस में आते हैं? ऐसे बच्चे आते हैं बंधुआ बच्चों में। फिर आते हैं वर्किंग चिल्ड्रन, जैसे कि कृषि और घर के कार्यों में मदद करने वाले। ये कोई भी बच्चे होते हैं जो खेत के कार्यों में मदद करते हैं और घर के कार्यों में मदद करने वाले बच्चे आते हैं, वे वर्किंग चिल्ड्रन में आ जाते हैं। यौन शोषण के शिकार बच्चे आते हैं, जैसे हजारों नाबालिग लड़के लड़कियां, कोई भी उनका अपहरण कर लेता है और उनको उठा लेता है और फिर यौन शोषण के शिकार हो जाते हैं। अब जान लेते हैं कि हमारे आंकड़े क्या कहते हैं। भारत सरकार की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 10.1 मिलियन बाल श्रमिक हैं। आप देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा है। भारत सरकार की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 10.1 मिलियन बाल श्रमिक हैं और गैर सरकारी संगठनों के अनुसार भारत में लगभग 5 करोड़ बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है। अब आप देख रहे होंगे कि 5 करोड़ बच्चे अपने बचपन को जी नहीं पाते और 5 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, यूनिसेफ की एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि जो ये बच्चे होते हैं, इनसे अत्यंत मजदूरी कराई जाती है, अत्यंत जगह पर मजदूरी कराई जाती है। अब देख लेते हैं बाल श्रम कितने प्रकार का होता है। वे बच्चे जो कारखानों, कार्यशालाओं में काम करते हैं, सब आ जाते हैं बाल मजदूरी में। ये पेज आपका दोबारा आ गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट में और क्या बताया गया है। इसके अनुसार 160 मिलियन हो गई है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 160 मिलियन हो गई है बाल मजदूरों की संख्या और अन्य लाखों बच्चे इसमें आने की जद में है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक है। सबसे ज्यादा बाल श्रमिक भारत में है और भारत में भी कहाँ पे है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में, उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा बाल मजदूरी होती है हमारे यूपी में और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी पूरी मात्रा में बाल मजदूर पाए जाते हैं। यूपी में पाए जाते हैं 8.96 लाख, बिहार में पाए जाते हैं 4.51 लाख और राजस्थान में पाए जाते हैं 2.52 लाख। सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में यूपी में और सबसे ज्यादा बाल मजदूरी होती है यूपी में और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी पूरी मात्रा में बाल मजदूरी होती है। यूपी में प्रथम स्थान पर बाल मजदूरी होती है 8.96 लाख और बिहार में होती है 4.51 लाख और राजस्थान में होती है 2.52 लाख। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का बाल श्रम निषेध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि किसी भी प्रकार की बाल मजदूरी निषेध है, यानी कि छोटे बच्चों से कार्य कराना निषेध है। अनुच्छेद 24 में भी कहा गया है कि 14 साल से कम बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं करवा सकते। खतरनाक कार्यों में कौन कौन से कार्य आ जाते हैं? जैसे कारखानों में बच्चे कार्य करते हैं, खदानों में कार्य करते हैं, ये सब बच्चों के खतरनाक कार्यों में आ जाते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 39 में बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। अब आ जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें क्या बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य हो गया है। फिर आता है बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। इसमें क्या है? इसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों पर रोक लगा दी गई है। फिर आता है बाल श्रम नीति 1987। इसमें बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। बच्चों और उनके परिवार को सरकार की योजनाओं के बारे में बताना, उन्हें जागरूक करना और शिक्षा और पुनर्वास पर जोर देना इसका उद्देश्य है। फिर आ जाता है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी। उद्देश्य है इसका बाल श्रम से आजाद बच्चों को पहले अनौपचारिक, यानी कि घर से, स्कूल से बाहर शिक्षा दी जाए, घर में शिक्षा दी जाए, घर से बाहर शिक्षा दी जाए, वो आती है औपचारिक शिक्षा में, उन्हें समझाया जाए। उसके बाद फिर उन्हें औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाए। औपचारिक शिक्षा जैसे कि विद्यालय में शिक्षा दी जाए, व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें वजीफा दिया जाए यानी कि स्कॉलरशिप दी जाए, भोजन और स्वास्थ्य जैसी जो उनकी भी समस्याएं हैं उनकी देखभाल की जाए और उन्हें इसके लिए सुविधा प्रदान की जाए। फिर आ जाता है पेंसिल पोर्टल। अब जान लेंगे कि पेंसिल पोर्टल क्या है। बाल श्रम मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, नागरिक और समाज और आम लोगों का सहयोग प्राप्त करना पेंसिल पोर्टल का उद्देश्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।